हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बयान कुमार में। दोस्तों, मैं एक नई पहल शुरू करने वाला हूँ जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे बिहार पुलिस, रेलवे, बिहार दरोगा और जितने भी एग्ज़ाम जिसमें इसमें जीके जीएस पूछा जाता है। मैं लूसेंट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। आज इसका मैं फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। मैं लूसेंट में इतिहास स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत पढ़ाऊँगा। मैं प्राचीन भारत का भाग 1 लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया अर्थात मध्य मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारत। भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला, धर्म ग्रंथ; दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ; तीसरा, विदेशियों का विवरण; चौथा, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीनतम वेद धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 रचनाएँ। इस वेद के ऋषियों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त से है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख्य, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां बताता है: व्यावसायिक, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारियों से स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतरण के 3 पक्षों के अध्ययन का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 बार रचना का उल्लेख किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा है जो गद्य और पद दोनों में है। ठीक है। अब आते हैं सामवेद। यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, जादू तंत्र, जादू टोना, शाप, वंशीकरण, आशीर्वाद, स्मृति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासियों इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन
सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, देखो, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांतों की रचना हुई है: शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके 2 पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भगवत में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। ठीक है, अब आते हैं, अधिकतर पुराण सरल सांस्कृतिक श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, जातक में बौद्धों के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त हुए। यह 15 अधिकरणों या 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा रचित किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक रजतरंगिनी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, आर्यों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में सुरक्षित है। अष्टधाई संस्कृत भाषा व्याकरणी की प्रमुख पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसने मौर्य के पहले का इतिहास या मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की गाथी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब आते हैं विदेशी यात्रियों के मिलने वाले विवरण की जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूनानी लेखक क्या क्या बोलते हैं। टेटिसियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने का कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी से पूर्व में भारत फारस के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में निरयाकस, अर्निसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेगस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेंडस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिख दी थी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के विषय में विवरण मिलता है। ठीक है, अब प्रिप्स ऑफ इरिथ्रस सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब आते हैं चीनी यात्री के बारे में पढ़ते हैं।
फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के विषय में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ठीक है, फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को क्या बताया? सुखी और समृद्ध बताया है। अब संयुगन, यह 1518 में भारत आया था। ठीक है, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रवृत्तियाँ एकत्रित की। और हेनसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए एक प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करके भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 180 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के विषय में वर्णन किया है। ठीक है, इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्रक था, इनके शूद्र था। नोट, हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, अब इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत तक भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का विवरण किया है। अरबी लेखक अलबुर्नी, यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद एवं तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसने राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला। कुछ अन्य लेखक आए हैं, जैसे उनमें हैं तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत तक पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण मध्य प्रदेश इतिहास के अध्ययन के विषय में जानकारी देता है। पुरातात्विक साक्ष्य, अब आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ते हैं कि क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं। 1400 ईस्वी पूर्व में अभिलेख बेगाज कोई एशियाई माइनर ने वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नात्सय अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेरोडोटस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ महत्वपूर्ण अभिलेख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्षण का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने हुआ हुरून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख यानी कि शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नोट, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, कश्मीरी नौपसाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने की सीढ़ियां बनी हुई है। प्राचीनतम सिक्कों को अहर्त सिक्के कहा जाता है। प्रथम सिक्के को अहर्त सिक्के कहा जाता है। इसी के साहित्य की कारसणक कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेम होने का प्रमाण मिलता है। और एक मेडू पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 में इतना ही। अगले पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल और आगे कोशिश करेंगे इसको पार्ट 4 तक कंप्लीट करने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। आप लोग इसका रिवीजन करें और लूसेंट बुक से इसको शॉर्ट नोट बना के पढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।